शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था। नमस्कार दोस्तों, ट्रू IQ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी DLED यानी BTC के षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्त, बिना देर किए हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है, यानी ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्त, भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि कहलाती है। दोस्त, अगर आपसे यहाँ से पूछेगा कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो दोस्त मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। दोस्त, अगर पूछेगा कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो दोस्त लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो दोस्त, ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो दोस्त, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा जो होता है वह ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो दोस्त, ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो दोस्त, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होता है और व्यंजनों की संख्या 33 होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्त, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है तो उसे स्वर कहते हैं। यानी दोस्त, कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि ही स्वर कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्त, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो उन्हीं को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दोस्त आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर के उदाहरण है। दोस्त, अगर पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितना होता है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होता है। चलिए दोस्त, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है हम लोगों का प्लुत स्वर। दोस्त, जो लघु स्वर होता है, जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता हो उसी को हम लोग लघु स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता हो उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता हो उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। दोस्त, जो लघु स्वर होता है, लघु स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। दोस्त, इनकी संख्या 4 होता है। दोस्त, दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या हम लोगों का 7 होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्त, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्त, अगर इसकी संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या 25 होती है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि स्पर्श संघर्ष व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तो उसी को हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च वर्ग के च, छ, ज, झ को हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो दोस्त, भाषा के 2 रूप होते हैं। एक लिखित रूप होता है, एक मौखिक रूप होता है। दोस्त, जैसा कि चर्चा किए हैं कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। तो दोस्त, अग्नि का अनल पावक होगा, अमृत का पीयूष सुधा होगा और गणेश का लंबोदर और गणपति होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्त, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता में कुछ पंक्तियां के मेल को पद कहते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है अंश व अंश में अंतर लिखिए। दोस्त, जो छोटा स वाला अंश है उसका मतलब हम लोग का कंधा होता है, लेकिन जो बड़ा स वाला अंश है उसका मतलब भाग होता है। तो दोस्त, आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए तो इसको आप लिख दीजिएगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्त, अज्ञ का विलोम शब्द हम लोग का विज्ञ होता है, लेकिन उन्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
भृग और बीटअप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो दोस्त भृग यानी हम लोग भौरा को कहते हैं, भौरा को हम लोग मधुकर कहते हैं, यानी कि भृग का दो पर्यायवाची मधुकर और भौरा होगा। दोस्त बीटअप जो पौधा होता है यानी पादप को ही बीटअप कहा जाता है। पादप और तरु यह बीटअप का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि श्रुतलेख का उद्देश्य क्या है, यानी श्रुतलेख का अर्थ बताइए। तो दोस्त जैसा कि श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेंशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। दोस्तों श्रुतलेख को उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। दोस्त जैसे हम लोग कक्षा 3, 4, 5 में इमला जैसा लिखते थे उसी को हम लोग श्रुतलेख कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि 6 वर्ण किसके संयोग से बनता है। तो दोस्तों जो 6 वर्ण होता है क और स के संयोग से बनता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं, यानी कह सकते हैं कि दोस्त जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना होता है, तो इनकी संख्या 33 होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कौशलों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हिंदी भाषा में कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये सभी कौशल है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है। जैसे दोस्त वर्ग का पंचमा अक्षर अंग, इ, अ, न, म ये सभी का होता है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्त इसके मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जैसे ल एक का है पार्श्विक वर्ण है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि लुंठित या लोढ़ित किसे कहते हैं। तो दोस्त इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, यानी दोस्त र को हम लोग लुंठित या प्रकम्पित या लोढ़ित वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य में निकल जाती है। जैसे दोस्त य और व को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो दोस्त अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो दोस्त देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है। तो दोस्त भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है। तो दोस्त मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक भाषा है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्त पढ़कर लिखकर विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। तो दोस्त लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्त भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन होता है, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि ये सभी अनेकार्थी शब्द के उदाहरण है। दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्त एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्त कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्त विलोम शब्द जो होता है विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए दोस्त अगला है कि यश तथा भास्कर के पर्यायवाची लिखिए। तो दोस्त यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज शब्द है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि तुकांत शब्द क्या है। तो दोस्त तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समानता शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार से एक रूपता होती है, यथा
रुष्ट पुष्ट हुष्ट ये सभी क्या होते हैं भैया? तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे झोंक पोंक टोंक ये सभी क्या है? तुकांत शब्द है। जैसे अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा ये सभी क्या है? हम लोग का तुकांत शब्द है। यानी एक तुक वाले शब्द को ही हम लोग तुकांत शब्द कहते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों भाषा को स्पष्ट संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। यथा जिसने विवाह न किया हो अविवाहित कहलाता है, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम कहलाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त हिंदी में मुख्यतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि संघर्षी किसे कहते हैं? तो दोस्त संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है और सी की आवाज़ होती है तथा क ग ज फ स स ह ये सभी संघर्षी शब्दों के उदाहरण है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि उसमें व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो दोस्त उसमें व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उसमें यह संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्त स स स ह को उसमें यह संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्त भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन और उदित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो दोस्त अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा उदित का विलोम शब्द अनुचित होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो दोस्तों उनको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो दोस्त किसी वाक्य में थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लेखन के प्रकार बताइए। तो दोस्त लेखन के 3 प्रकार होते हैं। एक सुख लेखन होता है, एक अनुलेखन होता है और तीसरा श्रुति लेखन होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्त भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे लेखन कहा जाता है। दोस्त अगला प्रश्न है कि लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो दोस्त लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां है जैसे जैकाटार विधि है पहला, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि है, दूसरा है हम लोगों का पोस्टोलॉजी विधि है। ये सभी क्या है? लेखन शिक्षण की विधियाँ हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? यानी वाक्य क्या होता है? तो दोस्त मनुष्यों के विचारों को पूर्णतः लिखित तथा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए दोस्त अगला है कि भाषा की 4 दस्ता बताइए। तो दोस्त पढ़ना लिखना बोलना सुनना भाषा की 4 दस्ताएं हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो दोस्त अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि स स ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्त जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उसे ही उसमें यह संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो दोस्त भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल तथा अभिव्यक्ति कौशल है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्त अनभिज्ञ का विलोम शब्द सुविज्ञ होता है तथा मुक्त का विलोम शब्द बंधन होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि क्षेत्र ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्त यह संयुक्त व्यंजन है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो दोस्त ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ दोनों होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि य र ल व को किस प्रकार के व्यंजन कहते हैं? तो दोस्त य र ल व ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्त अगला है प्रश्न
कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो दोस्त अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होती है। जैसे डंडा हो गया, कंचन हो गया, जंगल हो गया, ये सभी क्या है भैया, अनुस्वार के उदाहरण है। चलिए दोस्त अगला है कि लिपि किसे कहते हैं। तो दोस्त भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो दोस्त लेखन शिक्षण की निम्नलिखित दो विशेषताएं होती है। पहला होता है अक्षर शब्द विशेषता, यानी कि दोस्त वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना, यह पहला होता है। और दूसरा होता है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता, यानी दोस्त यही हम लोगों का दो लेखन शिक्षण की दो विशेषताएं होती है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न में चलते हैं कि एक सफल शिक्षक भाषा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो दोस्त एक सफल शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए कि शिक्षक लेखन में निपुण होना चाहिए, भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रवाहमय वक्ता होना चाहिए, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। दोस्त ये सभी अगर गुण है जिस शिक्षक के अंदर तो वह सफल शिक्षक है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वाक्य को परिभाषित कीजिए, यानी वाक्य क्या है। तो दोस्त वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता ही वाक्य कहलाती है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्त वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व आकांक्षा है, योग्यता है, ये तीन आवश्यक तत्व होते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, वाक्य के प्रकार लिखिए। तो दोस्त वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है, तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो दोस्त जो उपेक्षा होता है, उपेक्षा को अवहेलना या निरादर कहते हैं, और जो अपेक्षा शब्द होता है दोस्त इसका आवश्यकता होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो दोस्त उसको क्या कहते हैं, तो रेखांकित कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि आकाश शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्त आकाश शब्द के चार पर्यायवाची नभ, अंबर, गगन, व्योम होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं। तो दोस्त जो ओ और औ होता है यह कंठोष्ठ प्रकार के वर्ड होते हैं, यानी कि हम लोग का दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको कंठोष्ठ बना लीजिएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्त संधि का विलोम शब्द हम लोग का विग्रह होता है और संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्त ह्रस्व स्वर वह होता है जिसे बोलने पर केवल एक मात्रा का समय लगता है, उसे ही हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सभी क्या है, ह्रस्व स्वर है। जैसे दोस्त हम बताए थे कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो दोस्त सुधा का अर्थ अमृत होता है और पंकज का अर्थ कमल होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। तो दोस्त व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो दोस्त अभिव्यक्ति के साधन मौखिक तथा लिखित रूप हैं। चलिए दोस्त अगला है कि मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्त मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोग के हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्त अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।